जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश शर्मा फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। हमारी सीरीज लक्ष्य जिसका टेस्ट 4 हो चुका है, तो हम शुरू करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, प्लूटोनियम डिकेज विथ हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर्स। उसका प्लूटोनियम का हाफ लाइफ दिया हुआ है 24,000 ईयर्स। If plutonium is stored for 72,000 years, यहां पर जो है वो 72,000 years है, 72,000 years, the fraction of it that remain is, मतलब आपको रिमेनिंग पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब रिमेनिंग पार्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो आपको जो कैलकुलेट करना है यहां पर जो कैलकुलेट करना है वो है n डिवाइडेड बाय एन नॉट। भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 होल टू द पावर n। यहां जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो है उसे ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है जितना टाइम आपको दिया हुआ है और जो उस सैंपल की हाफ लाइफ है, इनका रेशियो निकाल लीजिए। जैसे यहां पर दिया हुआ है 72,000 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ 24,000। देख सकते हैं कि ये जो रेशो है वो आने वाला है n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो आपको रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है वो मिल जाएगा n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू 1/2 और यहां पर पावर आएगा 3। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1/8। मतलब कि फ्रैक्शन जो है वो यहां पर 1/8 होना चाहिए रिमेनिंग फ्रैक्शन। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, राइट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी रेडियो एक्टिविटी के बारे में ही है और इसमें बोल रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज एन नॉट काउंट पर मिनट एट t इक्वल टू 0। इनिशियल जो है वो n नॉट दी हुई है और n नॉट बाई ई काउंट्स पर मिनट एट t इक्वल टू 5 मिनट पर जो वैल्यू दी हुई है सैंपल की वो दी हुई एक्टिविटी की n नॉट बाय ई। आगे बोलता है एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। किस टाइम पर एक्टिविटी जो है वो हाफ हो जाएगी, किस टाइम पर हाफ हो जाएगी, ये निकालने के लिए बोला है। अब आप ही सोचिए क्या होगा भाई, यहां पर किस टाइम पे हाफ मतलब हाफ लाइफ निकालने के लिए बोला हुआ है और हमें जो दिया हुआ है उससे हमें साफ समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला n इक्वल्स टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारा जाना माना फेमस फॉर्मूला। इसके अंदर t इक्वल्स टू 5 पर n इक्वल्स टू n नॉट बाय ई दिया हुआ है। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा n नॉट बाई ई इक्वल्स टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी मतलब 5। ये वैल्यूज यहां पुट करके इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलने वाला है ई टू दी पावर -1, राइट, और यहां मिलने वाला है ई टू दी पावर -5 लैम्डा। तो यहां बेस सेम है तो पावर आपस में सेम हो जाएगी और जब आप पावर को आपस में सेम करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/5। यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। अब हाफ लाइफ टाइम के लिए बोला है तो हाफ लाइफ टाइम t इक्वल्स टू आ जाएगा log 2 टू दी बेस e डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये होता है हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला। लैम्डा आ चुका है 1/5, वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू यानी हाफ लाइफ आपको मिलने वाली है 1/5। तो 5 आ जाएगा भाई साहब ऊपर और यहां बचेगा log 2 टू दी बेस e। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर 5 log 2 टू दी बेस e वाला ऑप्शन 10 वाला भी है पर टू दी बेस e वाला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में हम ln का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, फिर से रेडियो एक्टिविटी पर एक क्वेश्चन है। इन अ रेडियो एक्टिव डिके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज थोरियम कितना भाई 23290
एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एट द एंड देयर आर 6 अल्फा पार्टिकल्स, 6 अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं और यहां पर 4 बीटा पार्टिकल जो हैं वो भी इजेक्ट हो रहे हैं। इफ द एंड न्यूक्लियस इज AXZ देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड Z। तो भैया बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि यहां पर थोरियम आपको दिया हुआ है 232 और 232 और एटॉमिक मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 19। इसमें से पहले 6 अल्फा पार्टिकल को इजेक्ट करवा दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए एक अल्फा पार्टिकल का मास 4 और चार्ज 2 होता है, तो अगर 6 इजेक्ट होंगे तो मास नंबर में से 6 4 जा 24 जो है वो कम होगा और एटॉमिक नंबर में से 6 2 जा 12 जो है वो कम होगा। तो जो न्यूक्लियस फॉर्म होगा वो होना चाहिए 232 माइनस 24 Y और यहां होना चाहिए 90 माइनस 12। मतलब यहां जो न्यूक्लियस बनेगा 232 माइनस 24 मतलब 208। ये मान लीजिए न्यूक्लियस Y बना तो यहां पर बचना चाहिए 78। अब हमें यहां पर 4 बीटा पार्टिकल भी निकालना है। तो यहां से जब 4 बीटा पार्टिकल इजेक्ट होंगे तो जैसा कि आपको पता है बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है और हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो उतने ही प्रोटॉन अंदर रह जाएंगे, मतलब मास नंबर उतने ही, जितने बीटा पार्टिकल बाहर निकलेंगे उतने से ही मास नंबर, जो एटॉमिक नंबर है सॉरी, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है। तो यहां पर जो है वो होने वाला है 208 और 78 प्लस 4 और इस तरह से आपको ये x मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि x मिलेगा 208 और 78 प्लस 4 ये आ जाएगा भाई साहब 82। जैसा कि हमको पता है ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, तो A और Z की वैल्यू 208 और 82 होना चाहिए। 208 और 82 ये आ रहा है ऑप्शन डी में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 24 क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड, जाहिर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ चुका है। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सबको पता है, नोबेल प्राइज पर इस पर वो जीत चुके हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। तो यहां पर हम उसी की बात करने वाले हैं कि 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव्स लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2। F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। इफ द वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट आर रिस्पेक्टिवली V1 एंड V2, जाहिर है भाई साहब वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी का कनेक्शन होगा काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फोटोन की बात कर रहा है तो समझ में आता है कि ये जो है वो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सबको पता है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये होता है, ये क्या होता है, ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv², लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर पहले पार्ट के अंदर इसने वेलोसिटी को v1 बोला है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv1² इज इक्वल टू, और एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी उसने f1 दी हुई है तो हम यहां पर लिखेंगे hf1 और माइनस हमें यहां पर जो है वो रिलेशन निकालना है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, फाइव को फाइव ही रहने दो। इस तरह से ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड केस के अंदर लगाएं यही इक्वेशन। तो सेकंड केस में हमको मिलना चाहिए हाफ mv2² इक्वल्स टू, सेकंड केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है f2, तो hf2 माइनस पाई, आइडेंटिकल है भाई दोनों, इसका मतलब वर्क फंक्शन तो सेम होगा और इक्वेशन नंबर सेकंड आपको ऐसे मिल जाएगी। अब अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो साफ दिख रहा है कि ऑप्शन हमें तभी मिल सकते हैं जब हम यहां पर माइनस करने का काम करें इन दोनों इक्वेशन को। f1 माइनस f2 आ रहा है और v1² v1 माइनस v2 भी हमें दिख रहा है। f1 प्लस f2 इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम ऐड करेंगे तो 5 भी आएगा, जबकि 5 यहां पर कहीं भी नहीं है। इससे क्लियर होता है कि हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए।
तो मैं वही करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलने वाला है एच एफ वन माइनस एच एफ टू, सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो आपको मिलेगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, हाफ एम कॉमन निकाल लें और यहां पर एच कॉमन निकाल लें तो एफ वन माइनस एफ टू, और हाफ एम को इस तरफ ले जाएं तो 2 यहां पर और m नीचे, तो इस तरह से आपको जो है वो रिलेशन मिलने वाला है इन दोनों को सॉल्व करने में। और अगर आप देखें तो ये रिलेशन जो है हमें ऑप्शन बी में मिलता है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 फिर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है। Light of two different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively successively illuminates the metal of work function 0.5 electron volt। ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यहां पर फोटोन की एनर्जी दी हुई है और आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो आपको निकालना है। तो एक बार फिर से वही फॉर्मूले का तो इस्तेमाल करेंगे आप, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो क्या होती है, जो होती है K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, याद है? तो बस अब यहां पर आप लगा लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन दिया हुआ है 0.5, तो यहां से आपको मिल जाएगा 0.5, ये मिल गया K1 और यहां से निकाल लीजिए अब आप K2, तो K2 में एनर्जी कितनी दी हुई है बच्चा, ये दी हुई है 2.5 माइनस वर्क फंक्शन तो सेम है 0.5। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो K2 आपको मिल जाएगा 2.0। तो मुन्ना K1 बाय K2 निकाल दे, बड़ा आसान हो गया, 0.5 डिवाइडेड बाय 2.0 कैंसिल करेगा तो आपको यहां मिलने वाला है 1/4, यानी यहां जो रेशियो है ये आने वाला है 1/4, 1:4। तो है कहीं पर, बिल्कुल है, बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो वापस से वही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है, लेकिन वेवलेंथ की टर्म में दिया हुआ। देखो, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। If the same surface is illuminated with the radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V/4। The threshold wavelength पूछा है भाई साहब, threshold wavelength। तो अब आप ही देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की टर्म में अगर हमें आंसर पूछा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0, उसकी टर्म में लिख सकते हैं। एनर्जी चाहिए हमें वेवलेंथ की टर्म में, तो वेवलेंथ की टर्म में हम फोटोन की एनर्जी h न्यू, या हम लिख सकते हैं hc/लैम्डा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तो वर्क फंक्शन को भी लैम्डा की टर्म में ले जाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं hc/लैम्डा नॉट। कहने का मतलब यहां पर ये रिलेशन हमको जो है, ये इक्वेशन हमें यहां पर लगाना चाहिए इस फॉर्मेट में। अब आप यहां दोनों केस के अंदर ये इक्वेशन लगा लें, देखें क्या होता है। फर्स्ट केस में पोटेंशियल स्टॉपिंग दिया हुआ है V और वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा। अब लगाते हैं तो यहां पर हो जाएगा EV इज इक्वल टू hc/लैम्डा माइनस hc/लैम्डा नॉट, यह आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, है ना भाई। अब अगर आप देखें कि सेकंड केस में वो पोटेंशियल को V/4 कर रहा है और वेवलेंथ को डबल कर रहा है, तो यही चीज अगर हम यहां पुट करते हैं तो हमें मिलेगा EV/4 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/लैम्डा नॉट, ये आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करेंगे तो आपको यहां मिलने वाला है 4। यहां डिवाइड करेंगे, SC कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, और जब ये कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा यहां पर 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। इसको 4 बाय 1 लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, और वो मिलने वाली है आपको 3 लैम्डा। कितनी मिलने वाली है? 3 लैम्डा। तो 3 लैम्डा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई साहब। आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो स्टडी हुई थी ना, जो लेनॉर्ड ने जो स्टडी की थी, उसके ऊपर ग्राफ दिया हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है इस ग्राफ के बारे में कि यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पर सेम होता है वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, और सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी से कनेक्टेड है। तो साफ दिख रहा है कि यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, और यहां पर सैचुरेशन करंट जो है वो सेम है। मतलब क्लियर है कि ग्राफ नंबर 1 और 2 के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम है पर इंटेंसिटी सेम नहीं है, जबकि ग्राफ नंबर 2 और 3 में इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। इसका मतलब आप सीधे सीधे यहां पर इस चीज को देख सकते हैं कि 1 और 2 की अगर आप बात करें तो यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जबकि इंटेंसिटी जो है वो सेम नहीं होगी। अगर आप बात करें ग्राफ नंबर 2 और 3 की, किसकी? 2 और 3 की, तो यहां इंटेंसिटी सेम दिख रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं है भाई साहब। तो फिर यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम नहीं है, जबकि इंटेंसिटी जो है वो सेम है। अब इसमें से ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप जो इससे मैच कर जाएं। तो मुझे लग रहा है कि कर्व्स 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ये रहा सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी डिफरेंट। तो ऑप्शन बी जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नीट में एक ही ऑप्शन सही होता है, ऑल ऑफ द अबव दिया नहीं है, तो बाकी सबको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28. Two identical metal plates show photoelectric effect by a light of wavelength lambda A falls on plate A and lambda B on plate B. Lambda A equals to 2 lambda B. The maximum kinetic energy. फिर से आ गया भाई साहब वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए वही फॉर्मूला K इज इक्वल टू E माइनस वाई, नहीं अपनी आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट केस में अगर हम देखें, फर्स्ट केस के लिए लगाएं ये फॉर्मूला, तो के ए वेवलेंथ की बात चल रही है इसलिए इसको लिख देते हैं एस सी बाय लैम्डा ए, और यहां पर -5 ऐसे का वैसे ही। सेकंड केस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है के बी, और वहां पर दिया हुआ है वेवलेंथ लैम्डा बी, तो वहां रिलेशन हो जाएगा के बी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बी, और वर्क फंक्शन तो सेम ही है, आइडेंटिकल मेटल प्लेट की बात कर रहा है। अब इनमें अपने को जो है वो रिलेशन निकालना है। देखिए अब यहां दिया हुआ है कि लैम्डा ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा बी, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें। अगर हम ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, लैम्डा ए की जगह अगर मैं यहां लैम्डा बी लिख दूं, और लैम्डा बी लिखने के बाद इसको जो है वो 2 लैम्डा बी लिख देता हूं, 2 लैम्डा बी, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर टू लैम्डा बी, आप देख सकते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन इक्वेशन को आपस में माइनस कर रहा हूं, ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा के ए माइनस के बी बाय 2, और माइनस करेंगे तो ये सेम है, कैंसिल हो गया,
और -5 में से +5/2 जाएगा तो -5/2 बचेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं के ए इज इक्वल टू KB/2 -5/2। और अब जरा इस रिलेशन को एनालाइज कर लें। KB/2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तब वो के के इक्वल आ रहा है। इसमें से माइनस करने पर अगर के के इक्वल आ रहा है इसका मतलब KB/2 के से बड़ा है, या दूसरे शब्दों में के जो है वो KB/2 से छोटा है। तो यहां जो रिलेशन है वो ये हम बोल सकते हैं इसको देखकर कि के मस्ट बी लेस देन KB/2। के मस्ट बी लेस देन KB/2। तो ये रिलेशन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, लेस देन वाला। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, के इज लेस देन KB/2, राइट। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज। लाइमन सीरीज, भाई साहब लाइमन सीरीज जो है उसमें के लिए फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1² माइनस 1/n²। लैम्डा अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो n की जगह आपको 2 पुट करना है, और लैम्डा अगर आपको मिनिमम चाहिए तो फिर n की जगह आपको इनफाइनाइट पुट करना है। अब ये आप यहां पर पुट कर लें तो आपको यहां पर मिलने वाला है मैक्सिमम वेवलेंथ कुछ इस तरीके से, r ब्रैकेट 1/1² माइनस 1/2²। सॉल्व करके देख लें, ये आपको मिलेगा 3r/4। कौन मिलेगा? 1/λ मैक्स। तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा बच्चे? लैम्डा मैक्स हो जाएगा 4/3r। इसी तरह से लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए आप इनफाइनाइट पुट कर दें ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो यहां पर आपको मिलने वाला है 1/1² माइनस 1/∞²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है सिंपली r। कौन? 1/λ में। तो लैम्डा मिन क्या हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम जो है वो हो जाएगा 1/r। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम। तो जैसे ये रेशियो निकालेंगे यहां पर जो है आपका रेशियो आने वाला है 4/3r, और नीचे लिखेंगे 1/r तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा r/1। कैंसिल करेंगे तो फाइनली आने वाला है आपका 4/3। रेशियो जो है वो आने वाला है 4/3। 4/3 जो है वो ऑप्शन डी होता है, राइट। तो इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 30 नंबर का। एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी ½ mv² बॉम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर अप्रोच। अ हैवी न्यूक्लियर, इसमें थोड़ा पार्ट जो है वो कट गया है, आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो निकालने के लिए बोला है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो दिया हुआ है Ze। ठीक है, ये यहाँ पर छपा हुआ नहीं है, वो आपको पेपर में मिला होगा। तो यहां पर जो है चार्ज दिया हुआ न्यूक्लियस का Ze और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने को बोला है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब हम किसी अल्फा पार्टिकल को इस तरह से, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, इसको हम एक न्यूक्लियस की तरफ जो है वो दागते हैं, न्यूक्लियस जिसका चार्ज +Ze है, क्या होगा? पॉजिटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या करेगा? रिटार्डेशन करेगा। भाई साहब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे पास में जाकर कहीं ना कहीं आकर तो ये रुकेगा, तो जहां पर आकर ये रुकता है या इसकी वेलोसिटी मोमेंटरी 0 होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जाहिर है अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है ½ mv², ये इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, डेल के इज इक्वल टू डेल यू, और आप ये थ्योरम यहां लगा दीजिए ½ mv², क्योंकि फाइनल तो 0 हो रही है, इनिशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 है, फाइनल जो होगी वो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहां पर जो है वो आ जाएगा कि यहां पर जो है वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई? ये फॉर्मूला आने वाला है कि, और
चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन न्यूक्लियस और डिवाइडेड बाय यहां पर आएगा आर। आर हमारी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां से आप आर की वैल्यू खुद निकाल लें और देख लें आर किस पर कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। 2 जाएगा ऊपर, एम आएगा, एम भी इस पर जाएगा नीचे, आर आ गया इधर, तो ये हो जाएगा 2k, यहां पर 2e, यहां पर z इंटू ई और नीचे आ जाएगा mv²। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस किस पर डिपेंड कर रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। आप देखकर पता लगा सकते हैं कि केवल यही ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है यहां पर कि आर जो है वो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो लगता है मुझे कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करते रहें। थैंक यू।